नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं उन तमाम शिक्षकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आज मुझे और आप सबको इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आप लोग कुछ सीख सकें, कुछ दुनिया को दे सकें और कुछ ज्ञान लोगों को बांट सकें। तो मैं सभी शिक्षकों को नमन करता हूं जो इस समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं और आप लोगों की हर संभव सहायता कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगभग एक हफ्ते से मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाया हूं, क्योंकि जब से ऑफलाइन बैच शुरू हुए हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा है और कुछ ही दिनों की बात है, थोड़े दिनों में मैं वापस रूटीन से आपको वीडियो प्रदान करना शुरू करूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शनिवार 4 तारीख को हुए टेस्ट का संपूर्ण हल करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ एक दिक्कतें आई थी आपको टेस्ट देने में, कुछ एक प्रश्नों के उत्तर ऑप्शन जो गलत लगे हुए थे उनकी भी हम चर्चा इस वीडियो के अंदर कर लेंगे और वीडियो के अंत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरिट लिस्ट भी प्रदान कर दी जाएगी, टेस्ट के आंसर की भी प्रदान कर दी जाएगी। जो आंसर चेंज हुए हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या था हमारा टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या था अभी। तो हमारा 4 तारीख का टेस्ट का जो पहला प्रश्न था वो ये था कि आच्छादित केबल के अचालक आवरण निम्न में से क्या गुण रखता है। आच्छादित केबल यानी कि केबल हर एक आच्छादित ही होती है, उसके ऊपर जितने भी आवरण चढ़े हुए हैं उनके गुण क्या होने चाहिए। तो मैंने किसी एक स्पेसिफाई आवरण का नाम नहीं लिया है, वो आवरण कोई भी हो सकता है, वो उसका ऊपरी आवरण हो सकता है, वो उसकी शीथडिंग हो सकती है, वो कोई भी आवरण हो सकता है, बैंडिंग हो सकती है, सर्विंग हो सकती है। अब उनके गुण क्या होने चाहिए। तो ऑप्शन दे रखा है सब पहला कि अधिक यांत्रिक सामर्थ्य, बिल्कुल मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए, कम कीमत, जाहिर सी बात है इतनी लंबी केबल है, यदि उसमें हाई कीमत उच्च कीमत वाला मटेरियल लगा देंगे तो शायद उस केबल की कीमत भी बढ़ जाएगी, तो इस कीमत भी कम होनी चाहिए। आर्द्रता यानी कि नमीरोधी भी होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ई। क्या होगा? ई यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आर्क। आर्क मतलब स्पार्किंग से कहा गया है। आर्क को यदि शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करें तो चाप कहा जाता है, जैसे कि आपकी निम्मी की किताब में कई जगह लिखा हुआ है। तो आर्क उत्पन्न करना गुण है, स्पार्किंग कह सकते हो आप इसको कि आर्किंग या स्पार्किंग उत्पन्न करना कौन सी धारा का गुण है। तो आर्किंग स्पार्किंग एसी में भी उत्पन्न होती है और डीसी में भी। तो एसी का भी गुण है, डीसी का भी गुण है, तो हम लिख सकते हैं डीसी व एसी दोनों धाराओं का ये गुण होता है और ऐसी कोई धारा नहीं है जिसमें आर्किंग या स्पार्किंग ना हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तारों के अधिष्ठापन की सबसे सस्ती प्रणाली, अधिष्ठापन मतलब तारों को स्थापित करना, वायरिंग करने की सबसे सस्ती प्रणाली कौन सी है। तो सबसे पहले नलिका यानी कि कंड्यूट पाइप वायरिंग दे रखी है, सबसे कॉस्टली पड़ती है, अंडरग्राउंड तो और भी कॉस्टली पड़ेगी। इसमें यदि आयरन कंड्यूट लेके आओगे तो और महंगी पड़ेगी, तो ये महंगी है। बाकी से तुलना करने पर केसिंग केपिंग 2 प्रकार की, लकड़ी वाली बंद हो चुकी है, आज के टाइम में पीवीसी की केसिंग केपिंग है, वो भी महंगी है थोड़ी। क्लीट प्रणाली, क्लीट प्रणाली, क्लीट होते हैं चीनी मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे टुकड़े से होते हैं, इस प्रकार से चीनी मिट्टी की क्लीट होती है। यहाँ एक होल होता है, इसको दीवार में लगा देते हैं और यहाँ इसके झीरी बनी होती है, उसके अंदर से आपकी जो केबल है वो गुजारी जा सकती है। अभी इसके अंदर से आपकी इस प्रकार से केबल को गुजार कर क्लीट का ऊपरी ढक्कन इसके ऊपर लगा देते हैं। तारें खुली रहती है, नंगी रहती है, इंसुलेशन चढ़ा होता है वैसे तो तारों पर। यहाँ एक क्लीट लगा दी, थोड़ी दूर पर एक क्लीट और लगा देंगे, तो इस प्रकार की वायरिंग क्लीट वायरिंग होती है। और यही वायरिंग है जो अन्य सभी वायरिंग से सस्ती पड़ती है। बैटन वायरिंग भी काफी महंगी पड़ती है, लकड़ी की होती थी बैटन, ध्यान रखना, लेकिन आज के टाइम में बैटन काम में नहीं आती है। इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता क्योंकि हमारा उत्तर हमें पहले ही मिल गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि किरचॉफ का धारा नियम संबंधित है। धारा नियम किससे संबंधित है? बैटरी के विद्युतवाहक बल से। किरचॉफ ने बैटरी के संदर्भ में नियम नहीं दिया था, हाँ वोल्टेज के संदर्भ में जरूर दिया था, लेकिन उसने स्पेसिफाई ये नहीं कहा था कि बैटरी, उसने कहा था डीसी परिपथ, कोई भी सर्किट हो सकता है, जटिल डीसी परिपथ। तो आईआर पतन से बिल्कुल किरचॉफ के नियम से हम आईआर ड्रॉप ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ का जो नियम है उससे हम आईआर ड्रॉप का ज्ञात कर सकते हैं धारा नियम से, ठीक है ना। और दूसरा है जंक्शन धाराओं से, बिल्कुल जंक्शन नियम इसी से कहा जाता है। धारा नियम को जंक्शन नोड या नोडल नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आईआर पतन भी ज्ञात करते हैं, जंक्शन धाराओं से भी इससे संबंधित किया जा सकता है। तो बी वैसे ही दोनों आ जाएगा, उपरोक्त सभी हो नहीं सकता क्योंकि बैटरी के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा भी आपका, बी वैसे ही दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी रासायनिक सेल में आंतरिक लघुपथन का निम्न में से एक उपयुक्त कारण क्या है। इंटरनल शॉर्ट सर्किट,
कोई भी सेल है उसके अंदर अंदर प्लेटें शॉर्ट होगी, किस वजह से होगी, तो क्या कारण है देखते हैं। प्लेटों में बकलिंग, बकलिंग क्या होता है, प्लेटों का फूल जाना। जब आप हाई करंट पे प्लेट को सेल को चार्ज या डिस्चार्ज करते हो तो उसकी प्लेटें फूल जाती है, फूल के आपस में शॉर्ट हो सकती है, तो बकलिंग कारण है बिल्कुल। उसके बाद में धन व ऋण प्लेटों के बीच अशुद्धि का बढ़ जाना। आपको याद होगा लेड एसिड बैटरी के अंदर जब इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम होता है, टॉपिंग अप करने के लिए आपको आसुत जल डालने की सलाह दी जाती है। यदि आप आसुत जल के अलावा कोई अशुद्धि युक्त जल डालोगे तो अशुद्धियां तली में इकट्ठी होती रहेगी, उसका ढेर बढ़ता जाएगा और प्लेटों को आपस में क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो बिल्कुल धन व ऋण प्लेटों के बीच अशुद्धि का बढ़ जाना भी शॉर्ट सर्किट का कारण है। पृथककारी भंजित होना, पृथककारी सेपरेटर, आपको पता है कोई एक पॉजिटिव प्लेट है कोई एक नेगेटिव प्लेट है, तो इसके बीच में कोई एक ऐसा अचालक पदार्थ लगाया जाएगा जिसकी वजह से दोनों प्लेटें आपस में टकरा न जाएं। अगर ये शॉर्ट हो गया, भंजित हो गया, खराब हो गया, टूट गया, पिघल गया, गल गया, तो प्लेटें शॉर्ट सर्किट होना जायज है भी। उसके बाद में उपरोक्त सभी तो बिल्कुल हाँ, ये तीनों के तीनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता क्योंकि हमें हमारा उत्तर पहले ही मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पदार्थ का उपयोग शुष्क सेल के निर्माण में नहीं होता, शुष्क सेल के निर्माण में नहीं होता। हमें पता है शुष्क सेल का बाहरी आवरण बना होता है भाई जैडन यानी कि जस्ते का, बीच में इसके कार्बन की क्या होती है भी छड़ लगाई जाती है, फिर इस कार्बन की छड़ को एक थैली में रखा जाता है, उस थैली के अंदर 4 प्रकार के पदार्थ भरे जाते हैं। अब वो नाम देखना है जो पूरे सेल के निर्माण में इस 4 ऑप्शनों 5 ऑप्शनों में नहीं है। तो MnO2, बिल्कुल MnO2 काम में आता है द्विध्रुवक के रूप में, तो ये ऑप्शन में सही नहीं होगा। कार्बन बिल्कुल छड़ लगा है, कार्बन का चूर्ण भी प्रयुक्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। जस्ता भी काम में आता है, जस्ते का कैथोड बनाया जाता है। उसके बाद में CuSO4, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट काम में नहीं आता भी। क्या काम में नहीं आता, कॉपर सल्फेट। तो इसके अंदर हमारा कॉपर सल्फेट जो है वो इस सेल में प्रयुक्त ही नहीं होता है, और जब कॉपर सल्फेट प्रयुक्त नहीं होता, जब कॉपर सल्फेट प्रयुक्त नहीं होता तो हमारा प्रश्न भी यही कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शुष्क सेल के निर्माण में काम नहीं आता, तो कॉपर सल्फेट काम में नहीं आता। ऑल ऑफ दिस काम में क्यों नहीं आते भी, इनमें से ऊपर वाले 3 तो काम में आ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 7 की ओर चलते हैं। 100 ओम के 5 प्रतिरोध है, समांतर में जुड़े हैं, एक प्रतिरोध हटा दे तो कुल प्रतिरोध मान में कितना अंतर आएगा। कई जने क्या समझ गए वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने क्या पूछा उसका उत्तर भी आपको देना पड़ेगा। काफी बच्चों ने टेस्ट दिया लेकिन नंबर पिछले टेस्ट से भी सबके कम आए हैं भी। क्यों? क्योंकि आसान प्रश्नों को भी वो अपने तरीके से सोच के चल पड़े। कुछ 3 एक प्रश्नों के उत्तर मैंने आंसर की में गलत लगा दिए, वो मेरी गलती है, वो आप सुधार लो, लेकिन फिर भी नंबर अगर आप देखोगे तो आपके नंबर काफी कम है। कहां गलतियां, यहां गलतियां। तो ध्यान से देखो, 100 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर में, यदि 100 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/N हमारे पास फॉर्मूला है RT ज्ञात करने का पैरेलल के अंदर, जब सभी प्रतिरोधकों का मान क्या हो, समान। तो पहले प्रतिरोध कितना आ रहा था अभी 5 का, 100 का 20, 5 में भाग लगाया तो कितने ओम आया, 20 ओम। अब कह रहे हैं कि एक प्रतिरोधक को हटा दे, एक को हटा दिया, प्रतिरोध कितने रह गए, 4। कितने रह गए, 4 ओम। तो 100 ही है, प्रतिरोध अब की बारी कितने रह गए, 4। तो कुल प्रतिरोध अब की बार कितना आया, अब की बार आ गया हमारा कितने ओम, 25 ओम। ठीक है, कई जनों ने 25 ओम देखा, ऑप्शन ए आ गया उनका और उन्होंने टिक लगा दिया, यहां गड़बड़ कर गई। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने क्या पूछा है कि प्रतिरोध मान में कितना अंतर आएगा, कितना अंतर आएगा, डिफरेंस कितना आया। देखो पहले 5 लगे हुए थे तो 20 आया, 4 कर दिए तो 25 आया, अंतर कितना आया, अंतर बड़ी में से क्या घटा दो, छोटी राशि, तो अंतर कितने ओम का आया भाई, 5 ओम का। अंतर कितने ओम का आया, 5 ओम का। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। कईयों ने गलत किया इसको। गंधक के अम्ल युक्त सेल का प्रकार नहीं है, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें गंधक का अम्ल यानी कि H2SO4 काम में नहीं आता। तो वो देखते हैं कौन सा है, लैक्लांची सेल के अंदर बिल्कुल H2SO4 काम में नहीं आता। लैक्लांची सेल जो है वो आपके शुष्क सेल का ही शुष्क सेल जो है वो लैक्लांची सेल का ही संवर्धित रूप है। इसके अंदर NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड काम में आता है, H2SO4 प्रयुक्त नहीं होता। तो हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। वोल्टेक सेल का इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है, डैनियल सेल के अंदर भी H2SO प्रयोग करते हैं, कैथोड की जस्ते की छड़ के साथ में एक पात्र के अंदर H2SO4 भर के रखा जाता है। लेड एसिड सेल का मेन जो इलेक्ट्रोलाइट है वही H2SO4 है। उपरोक्त सभी गलत ही हो जाएगा क्योंकि काम में नहीं आ रहा। किस में काम में नहीं आ रहा, क्योंकि लैक्लांची सेल में काम में नहीं आ रहा, बाकी सब में काम में आ रहा है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9वें की ओर। सेलों की एम्पेयर घंटे क्षमता में वृद्धि करनी है। सेलों की एम्पेयर घंटे क्षमता में वृद्धि करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि सेलों को श्रेणी क्रम में यदि जोड़े
कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो 2 वोल्ट के हमने 3 सेल मान ले, 2 वोल्ट के 3 सेल हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो यहां में वोल्टेज मिल जाएगी 6 वोल्ट, वोल्टेज बढ़कर मिलेगी। लेकिन यदि किसी एक सेल की धारा 1 एम्पेयर, इसकी धारा 1 एम्पेयर, तो यहां धारा केवल कितनी मिलेगी? 1 एम्पेयर। और यदि हमें एम्पेयर घंटे दक्षता बढ़ानी है, एम्पेयर ज्यादा प्राप्त करने लंबे समय तक, तो सेलों को कौन से क्रम में जोड़ना पड़ेगा? अभी समांतर क्रम में। समांतर क्रम में यदि 2-2 वोल्ट के सेल जुड़े हैं, सभी 2-2 वोल्ट के हैं, और सभी की धारा यदि 1 एम्पेयर है, तो यहां पर वोल्ट तो हमें 2 ही मिलेगा, लेकिन धारा बढ़कर कितनी हो जाएगी? 3 एम्पेयर, और टाइम भी साथ में इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि आपको सेलों को एम्पेयर घंटे क्षमता में वृद्धि करना है, ज्यादा एम्पेयर घंटे प्राप्त करना है, तो आप उन्हें समांतर अर्थात कौन से क्रम में जोड़ोगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। ये चीज है। यदि आपको एम्पेयर घंटे के साथ साथ वोल्टेज भी ज्यादा प्राप्त करनी है, तब आप कंबाइंड, कईयों ने कंबाइंड लगाया, उलझ गए वो, क्योंकि मैंने सिर्फ एम्पेयर घंटे AH पूछा, V नहीं है, वो WH हो जाता, ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक प्राथमिक सेल रासायनिक रूप से रिक्त स्थान होता है। यहां से थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है, क्योंकि आपके जो प्रश्न आधुनिक समय में आ रहे हैं वो इसी प्रकार की लैंग्वेज से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि एक प्राथमिक सेल रासायनिक रूप से रिक्त स्थान होता है। रासायनिक रूप से प्राइमरी सेल क्या होता है? अपरिवर्तनीय, ठीक है ना। अब यदि मैं इसको इंग्लिश में दे देता तो शायद आप लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ी सी समस्या आती है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है नॉन रिवर्सेबल। क्या होता है? नॉन रिवर्सेबल, यानी कि रासायनिक रूप से प्राइमरी सेल है वो रिवर्सेबल नहीं होते, नॉन रिवर्सेबल है, उनकी रासायनिक क्रिया को दोहराया नहीं जा सकता। परिवर्तनीय मतलब रिवर्सेबल होते हैं, उनको बार बार रिचार्ज करने की प्रक्रिया परिवर्तनीय से समझ सकते हैं अपने, तो ये नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा अपरिवर्तनीय होते हैं, केवल एक बार परिवर्तनीय। एक रासायनिक क्रिया के दौरान ईएमएफ उत्पन्न करना एक अलग प्रक्रिया है। परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, रिवर्सेबल, नॉन रिवर्सेबल का मतलब है चार्ज और डिस्चार्ज, रिचार्ज और डिस्चार्ज, ये प्रोसेस। तो एक बार भी वो डिस्चार्ज रिचार्ज नहीं होते हैं, ध्यान रखना। रिचार्ज तो होते ही नहीं है, तो परिवर्तनीय नहीं कह सकते हम। 10 बार का मतलब ही नहीं है, अनंत बार का ही मतलब नहीं है, हमें हमारा उत्तर पहले मिल गया था, अपरिवर्तनीय होती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइसिस किस विद्युत की विशेषता है? इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, वैद्युतिक अपघटन किस धारा की विशेषता है? तो ये केवल और केवल डीसी धारा यानी कि डिस्ट धारा की विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यदि 20 सेकंड के लिए एक लाइट बल्ब को स्विच किया जाता है तो यह 240 जूल की ऊर्जा खपत करता है। लैंप की शक्ति क्या होगी? हमें पावर ज्ञात करना है, आपको दिया गया है एनर्जी। जो चीजें दी हुई है पहले लिख लेते हैं। एनर्जी है आपकी 2400 जूल, और उसके बाद में टाइम दे रखा है अभी 20 सेकंड, और आपसे पूछा है जी बताओ हमें P क्या होगा। तो एक फॉर्मूला है एनर्जी कैलकुलेट करने का। एनर्जी E बराबर होता है P इंटू टी। क्या होता है? P इंटू टी। अब P इंटू टी एनर्जी है, हमारे पास 2 आंकड़े उपलब्ध हैं, तीसरे का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सरल है, एनर्जी दे रखी है कितनी भी 2400, पावर हमें ज्ञात करनी है, टाइम हमारे पास कितने सेकंड है 20 है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? भी P बराबर आ जाएगा 2400 बटा में 20। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से 24 में भाग लगाया गया 12 पे, तो ये आ गया 120। तो इसकी शक्ति हो जाएगी भी 120 वाट। कितने वाट? 120। करके देखना है इसको फिर से। निम्न में से कौन सा श्रेणी व समांतर दोनों के लिए सही है? श्रेणी समांतर दोनों के लिए कही जाने वाली सही बात क्या है? तो घटक शाखाओं में विभाजित होते हैं। नहीं जी, श्रेणी क्रम में शाखाएं नहीं होती, एक ही लाइन होती है, सीधी लाइन चलती है। ये ब्रांच है तो एक, ये शाखाएं नहीं है, केवल एक ही शाखा है, ध्यान रखना। उसके बाद में शक्ति संयोजित है, शक्ति दोनों में जुड़ती है। क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3 का फॉर्मूला श्रेणी और समांतर दोनों में क्या रहता है? अभी समान क्या ज्ञात करने के लिए? PT। तो बिल्कुल शक्ति संयोजित है, वो जुड़ने वाली होती है, ये सही है। धाराएं संयोजित होती है, नहीं जी, श्रेणी में धारा समान रहती है, समांतर में संयोजित हो सकती है, गलत हो जाएगा। वोल्टताएं संयोजित होती है, नहीं जी, वोल्टताएं संयोजित होना केवल श्रेणी का गुण है, समांतर में वोल्टताएं समान रहती है। वोल्टता पतन अनिवार्य है, केवल श्रेणी की शर्त है, समांतर की नहीं है। उत्तर हमारा बी हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। 1 ग्राम पदार्थ को किसी इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त में करने में लगा चार्ज को कौन सा स्थिरांक कहा जाता है? तो वैसे तो आपने सुना होगा Z, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र होता है M बटा में I T। होता है कि नहीं होता? ये होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यही बात है कि
अगर इसी नियम को और गहराई से पढ़ें, यदि वैद्युतिक अपघटन के नियमों को बहुत ही गहराई से पढ़ें, तो इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक को ही हम किस नाम से जानते हैं? फैराडे नियतांक। किस नाम से? फैराडे नियतांक या फैराडे कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका सही उत्तर लिख सकते हो, फैराडे नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श करंट स्रोत की आंतरिक चालकता रिक्त स्थान होती है। वह आइडियल करंट जो सोर्स होता है, एक करंट सोर्स है भी इस प्रकार से, और ये आदर्श है। क्या है भी? आदर्श है। आदर्श करंट सोर्स की खास बात होती है, आदर्श करंट सोर्स का जो आंतरिक रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है भी अनंत, यानी कि आदर्श करंट स्रोत जो धारा है बाहर प्रदान करेगा, बाहर को अपने अंदर धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। ये आदर्श की खास बात है, यानी कि खुद धारा के आधार पर कोई भी नुकसान हानि पैदा नहीं करेगा, धारा अंदर ना जा पाए, इसलिए प्रतिरोध आदर्श का कितना माना, आदर्श कोई चीज नहीं है भी, माना गया है। तो आदर्श जो आपका धारा स्रोत है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है अनंत। और यदि चालकता की बात की जाए तो चालकता है वो प्रतिरोध का विलोम है। अनंत का विलोम यदि लिखोगे तो 1 में यदि अनंत करोगे तो आपको क्या मिलेगा भी? 0 मिलेगा। तो चालकता जो है वो क्या होती है भी? एक आदर्श धारा स्रोत की 0 होती है, यानी कि 0 महो होती है। यही चीज यदि वोल्ट मीटर की पूछ लेंगे तो आंकड़े बिल्कुल उलट जाएंगे, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणविक ऊर्जा, डीजल, ए व सी। ए व सी तो चलो इनके पांचों को बताने के लिए है। प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणविक, डीजल, ये सारे के सारे जो है ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ये सभी के सभी परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। नहीं है तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये प्रश्न जो है आपका वो प्रश्न ही गलत है। या तो ऑप्शन लास्ट में ये होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका सही होता ई, लेकिन ये प्रश्न गलत है, तो इसका आपको बोनस मिलेगा भी। सभी को इसका बोनस अंक मिल जाएगा। जितने भी विद्यार्थियों का ये गलत हुआ है चाहे सही हुआ है, सभी को इसके 3 नंबर मिल जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट है, लैक्लांची सेल का संशोधित रूप किसे कहा जाता है? तो ये इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया। इससे पीछे जो सवाल आया था उसके अंदर बताया था, जस्ता कार्बन सेल, जिसको आप एक और नाम से जानते हो। देखो आपने रट्टे शुष्क के लगा रखे हैं, आपके दिमाग में उत्तर तो आ जाता है शुष्क सेल जी, लेकिन जब ऑप्शन देखते हो तो मिलता नहीं है, तब घबरा जाते हो। घबराया मत करो, दूसरे नाम भी याद रखा करो। तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्ता कार्बन। नेक्स्ट है 18वां, 2 हीटर है, प्रत्येक 1000 वाट 250 वोल्ट के हैं और 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ श्रेणी में जुड़े हैं, कुल कितनी शक्ति लेंगे? तो कितने हीटर हैं? अभी 2 मान लेते हैं, ये 2 कॉइल है, एलिमेंट है। अब इनकी रेटिंग देख लेते हैं, ये भी 1000 वाट का है, ये भी कितने वाट का है? 1000 वाट का। दोनों की कार्यकारी वोल्टेज सेम है, तो मैं ऊपर एक ही जगह लिख रहा हूं, कितने वोल्ट? 250 वोल्ट। इनको जोड़ा भी कितनी वोल्ट से गया है? अभी 250 वोल्ट से। बहुत तरीकों से इस सवाल को कर सकते हैं। 1000 वाट है, 2 हैं, श्रेणी में जुड़ गए हैं, कुल अगर देखा जाए शक्ति तो 2000 वाट होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वोल्टेज इनको पूरी नहीं मिल रही है। इनको वोल्टेज अपनी मानक वोल्टेज से क्या मिल रही है? भी कम। यदि इनको 250 वोल्ट मिलती तो ये 1000 वाट 2000 वाट की शक्ति लेते, लेकिन 250 वोल्ट कुल ही है, तो ये 250 नहीं ले पाएगा, ये 250 नहीं ले पाएगा। ये कितनी वोल्ट ड्रॉप करेगा? वैल्यू देखे सेम है, तो एक अनुमान जल्दी से लग सकता है, ये 125 वोल्ट, ये 125 वोल्ट, तो इन दोनों को 125 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है। बहुत तरीके हैं करने के, तो देखते हैं। सबसे पहले इनका हम रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी एक का रेजिस्टेंस ज्ञात कर लो, फॉर्मूला लग जाएगा R बराबर V² बटा में P। 250 इंटू 250 बटा में 1000, तो 1 0 से 1 0, ये 0 कट गई, 25 25 625 बटा में 10, यानी कि 62.5 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया एक का। तो ये 62.5 ओम है, ये भी 62.5 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस करेंगे तो ये आ गया 125 ओम। 125 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है, 250 वोल्ट है जी। अब निकाल लो पावर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगी। ये क्या होगा भाई? 250 इंटू 250, सॉरी ये देख लेते हैं, 250 इंटू 250 बटा में 125, 125 का भाग 250 में लगाया, 2 पे गया, 2 का गुणा 250 से किया तो कितने वाट आ जाएगा अभी? 500 वाट। तो इसका उत्तर हो गया आपका 500 वाट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एनर्जी कंजप्शन इन ए सिस्टम दैट कंज्यूम 90 वाट ऑफ पावर एंड वर्क्स ऑफ 3 आवर ए डे। कह रहा है कि एक
कंजप्शन ज्ञात करनी है आपको, ऊर्जा की खपत ज्ञात करनी है कि 900 वाट का कोई घटक है जो शक्ति की खपत करता है 900 वाट के शक्ति से और 3 घंटे दिन में चलता है। तो 3 घंटे रोज चल रहा है, 90 वाट की 90 वाट की खपत है, 90 वाट की उसकी शक्ति है। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, आपको एनर्जी ई ज्ञात करनी है। ई बराबर होता है P इंटू टी, बहुत ही आसान। पावर कितना है भाई 90, टी कितना है 3 घंटे, 9 टी है 27, 270 आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन 270 ये उत्तर क्या है, ये 270 आपका उत्तर क्या आया, तो आपका उत्तर देखोगे तो आपने 270 ए पे क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। लेकिन 270 ए ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, 270 जूल नहीं है अभी। ये उत्तर क्या आया, ध्यान से देखो, ये उत्तर आया आपका 90 क्या है वाट, क्या है वाट, और ये 3 क्या है, ये है घंटे, क्या है ये घंटे। तो आपका 270 उत्तर आया वाट घंटे, वाट हावर उत्तर आया है आपका। लेकिन ऑप्शन में जूल है, ऑप्शन में क्या है जूल है। अब जूल है तो वाट घंटे को जूल में बदलना है, वाट घंटे को किस में बदलना है, जूल में। तो आपको पता होगा कि 1 जूल बराबर होता है 1 वाट सेकंड के, 1 जूल बराबर है 1 वाट सेकंड के। हमारे पास समय सेकंड में नहीं है, किस में है, घंटे में। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 1 घंटे में सेकंड होते हैं कितने 3600। तो 2700 वाट आवर को यदि जूल में बदलना हो तो इसका गुणा करना पड़ेगा, इस घंटे को बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो इसको पूरे का 270 का गुणा कर दो किससे भी 3600 से। जब इसका गुणा करोगे तो आपका आएगा 972 के आगे 1 2 3 0, यानी कि 9,72,000 जूल आपका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन में वाट घंटे नहीं है, जूल दे रखा है। अब 972 जूल को किलो जूल में बदलोगे तो 3 जीरो हट जाएगी, 972 किलो जूल हो जाएगा। 9,72,000 को सॉरी जब किलो जूल में बदलोगे 3 जीरो हटानी पड़ेगी और आपका उत्तर आ जाएगा डी 972 किलो जूल। नेक्स्ट है 500 मीटर लंबी तार की एक लंबाई घटाकर 4 गुना कम कर दी। एक तार लंबी थी उसको घटा दिया, कैसे घटाया वो मैटर नहीं करता है, जिससे उसका कटाव क्षेत्रफल पहले से 3 गुना बढ़ गया। लंबाई में कमी की है, कटाव क्षेत्रफल बढ़ गया है, तार का नया प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके आंसर की के अंदर गलत है, ठीक है ना, इसका आंसर गलत लग गया था किसी कारणवश। छोटी मोटी भूलें हो जाती है तो उनको रटना नहीं है, हम सुधार सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आंसर शायद लगा हुआ था आपका सी, लेकिन सी नहीं है आंसर, उत्तर होगा इसका बी। कैसे आएगा देख लेते हैं अभी। तो 500 मीटर लंबी एक तार, तो एक फॉर्मूला था हमारे पास ज्ञात, आर ज्ञात करने का। आर बराबर होता है रो एल बटा में क्या भी ए, ये फॉर्मूला सभी को याद होगा। तो इस तरह का सवाल करने के लिए देखो रो तो है नहीं, तो एक जुगाड़ सा बता देता हूं मैं। जब भी इस तरह का सवाल आए जहां विशिष्ट प्रतिरोध ना दिया हो और तार की लंबाई लंबी उसका प्रतिरोध वगैरह दे दिया और कटाव क्षेत्रफल घटा बढ़ा के पूछा गया हो, तो आप रो की जगह उसका पुराना प्रतिरोध रख सकते हो। क्या रख सकते हो, पुराना प्रतिरोध। तार की लंबाई है 500 मीटर, मैटर नहीं करता क्योंकि कहीं भी इसका प्रतिरोध ओम में प्रस्तुत नहीं है, प्रतिरोध हमें खुद मानना है। और हम लिख सकते हैं कि रो यानी कि तार का पुराना प्रतिरोध पहले कितना था, 1 ओम था। लंबाई में परिवर्तन देखने हैं हमने, क्या देखने हैं, परिवर्तन, ना कि 500 मीटर देखना है, हमें परिवर्तन देखना है। तो तार की लंबाई घटाकर 4 गुना कम कर दी। घटाकर 4 गुना कम करने का मतलब है पहले यदि लंबाई L1 1 थी तो अब L2 कितना कर दिया, 1/4 यानी कि 0.25। तो यहाँ लिख लो 0.25। अब क्या है, उसका कटाव क्षेत्रफल 3 गुना बढ़ गया। कटाव क्षेत्रफल पहले से 3 गुना क्या हो गया, बढ़ गया। कटाव क्षेत्रफल बढ़ गया अभी कितने गुना, 3 गुना। ये लो, तो आपका उत्तर आ गया। देखते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे आ गया आपकी 2 0, तो 25 से कम 25, 25 से 1 से गया, 5 बच गया, 50 यानी कि 2। तो आपका उत्तर आया 1/12, 1/12 आ गया। 12 यानी कि प्रतिरोध जो था वो पहले से 1/12 हो जाएगा, यानी कि 12 गुना क्या हो जाएगा अभी, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा पहले से 12 गुना कम, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका बी। क्या उत्तर आएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट सवाल है कि आपकी वह श्रेणी जिसके अंतर्गत वैद्युतिक प्रसाधनों को रखा गया है। अब ध्यान से देखो, ये श्रेणी, इसका उत्तर भी आपके जो प्रश्न में था, सॉरी आंसर की में था, वो गलत दिया हुआ है। तो आपकी वह श्रेणी जिसमें वैद्युतिक प्रसाधनों को, इलेक्ट्रिकल में लगी है, आपको कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, ई श्रेणी के अंतर्गत रखा गया। पुरानी यदि बात करें, किताबों की बात करते हैं, तो उनके अंदर इसको डी श्रेणी माना गया। क्या माना गया, डी। लेकिन हमें मानकर चलना है कौन सी श्रेणी भी, ई, क्योंकि नए जो अपडेट है आपकी श्रेणियां टोटल बना दी गई 6, और उस 5वीं श्रेणी ई के अंदर कौन सी आग होती है, वैद्युतिक। ए बी सी नॉर्मल है आपकी, ए लगती है कागज कपड़े वगैरह के अंदर, बी लगती है आपके लिक्विड के अंदर, सी लगती है आपके गैसों के अंदर, डी लगती है आपके ज्वलनशील मटेरियल के अंदर, ई लगती है वैद्युतिक उपकरणों के अंदर, और जो एफ श्रेणी या के श्रेणी की आग जो बनाई गई है वो लगती है रसोई घर या किचन के अंदर। ये लाभ लगती नहीं है, इनको आपको बुझाने के तरीके अलग अलग हैं, इसलिए इनको 6 श्रेणियों में बांट दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदर्शित चिन्ह है किस कुंजी का है। तो एक चिन्ह दे रखा है, ये कुंजी कौन सी है, स्विच कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे,
तो ये डबल पोल है, एक येरा पोल, एक येरा पोल, डबल पोल। और ये थ्रो इस तरफ भी काम कर रहा है, इस तरफ भी काम कर रहा है, तो ये डबल पोल डबल थ्रो। तो डबल पोल सिंगल थ्रो नहीं है, सिंगल पोल डबल थ्रो नहीं है, डबल पोल डबल थ्रो बिल्कुल सही है। ये डबल पोल डबल थ्रो है, पुश टाइप नहीं है, पुश टाइप NCNO नहीं है, ध्यान रखना। ये पुश टाइप के अलग सिंबल होते हैं, वो आपके टेस्ट में कभी देखेंगे। खतरे के प्रति सचेत करने वाले चिन्ह को किस रंग के धरातल पर अंकित किया जाता है? खतरे के प्रति सचेत करने वाला जो चिन्ह है उसकी आकृति होती है कैसी भी? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है उसकी? त्रिभुजाकार। और त्रिभुजाकार जब आकृति है उसकी, तो त्रिभुजाकार आकृति है, धरातल का रंग होता है उसका भी कौन सा? पीला। और जो चिन्ह वगैरह जो भी बना होगा वो बनेगा कौन से रंग से? भी काला रंग से। और अब प्रश्न क्या कह रहा है कि खतरे के प्रति सचेत करने वाले चिन्ह को किस रंग के धरातल पर अंकित, तो आपको सिर्फ इसका रंग बताना है। धरातल का, धरातल कौन से रंग का है? पीला। इसका उत्तर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पदार्थ के तापमान में प्रति डिग्री कमी करने पर यदि उसका प्रतिरोध घट जाए, तापमान में कमी प्रतिरोध भी कम, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि तापमान में वृद्धि करते तो प्रतिरोध भी बढ़ता। ऐसा गुण रखने वाला पदार्थ का ताप गुणांक क्या कहलाता है? आपका धनात्मक कहलाता है। कई क्या कमी को नेगेटिव लेके चल गए, ध्यान रखना। पर तापमान में कमी और प्रतिरोध यदि बढ़ता, उल्टा चलता, विपरीत चलते, तो हम कह सकते थे एनटीसी है, लेकिन ये क्या है? ये पीटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से संबंधित नियम देन है। रासायनिक प्रभाव के नियम किसने दिए थे? माइकल फैराडे ने। सभी को पता है, तो माइकल फैराडे इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस उपकरण को अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती? ऐसा उपकरण बताओ जिसमें अर्थिंग की कोई जरूरत नहीं है। अभी अब अर्थिंग किन उपकरणों को करते हैं? जिनकी बॉडी धात्विक हो, ठीक है, पहली बात ये तो सभी को पता है। दूसरा, उन उपकरणों को करेंगे जिनके मानव स्पर्श में आए, मानव उनके पास में रहे, मनुष्य उनके पास में रहे, उनका स्थान बदल सके, उनके टच होता रहे, प्रतिदिन टच होने वाली चीजें। फ्रिज हो गया, रोज खोलते हैं तो उसकी बॉडी धात्विक अर्थ करना जरूरी है। वॉशिंग मशीन होगी तो उसकी बॉडी धात्विक अर्थ करना जरूरी है। कूलर हो गया, उनको अर्थ करना जरूरी है। वो सब चीजें अर्थ होंगी जिनकी बॉडी धात्विक है। और ये भी है कि हमारी रेंज में होनी चाहिए, यानी कि हमारा हाथ उन तक पहुंचना चाहिए, डेली हो सकता है उनको छुए भी। तो देखते हैं फर्राटा फैन, बिल्कुल जी, फर्राटा फैन आज यहाँ पड़ा है, कल वहां दूसरे कमरे में, परसों छत पे भी लेके जा सकते हैं, ये नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर भी नहीं होगा। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन हमारी रेंज से बाहर है, छत के ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती भी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीलिंग फैन। डेजर्ट कूलर को भी अर्थिंग की आवश्यकता होती है, विद्युत इस्त्री को तो होती है, तो इसका उत्तर। पुनः तारिक योग्य फ्यूज के फ्यूजिंग फैक्टर का अधिकतम मान कितना होता है? तो फ्यूजिंग फैक्टर यदि रिवायरेबल की बात करें तो 1.4 से लेकर 1.8 के बीच में होता है। कई किताबों में 1.7 भी लिखा हुआ है। 7 आपके ऑप्शन में नहीं है, मैंने अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 1.8 के आसपास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत प्रवाह का संचालन करते हैं। अब यहां पर डाउट हुआ कईयों को, यहाँ पे डाउट क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्न में ऑप्शन देखो, यहाँ पे डाउट इस पेपर के अंदर आपके नंबर कम क्यों है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन 4 से बढ़कर कितने हो गए? 5। यही बिजली बोर्ड जो आपकी वैकेंसी सुनने में आ रही है, सितंबर तक वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आती है, तो उसके अंदर भी कितने ऑप्शन होंगे? 5। यहाँ आप कंफ्यूजन हो जाते हो। अब कंफ्यूजन में यदि 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन गायब हो जाता, तब वो उत्तर हो सकता था, सही होता। लेकिन प्रश्न को देखते हुए आपने उत्तर देने हैं, ना कि जो दिमाग में फिक्स उत्तर है उनको देखते हुए वही क्या वो छाप देना है। तो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह का संचालन आयनों की गति से, बिल्कुल सही बात है। धनायन आयन चलते हैं, एनोड से कैथोड की ओर निकलते हैं। यहाँ टिक लगा दिया कईयों ने, ए पे टिक लगा दिया आयनों की गति पर, गलत नहीं है, कोई बात नहीं, आगे पढ़ना पड़ेगा। अणुओं की गति से नहीं जी, अणु नहीं है। परमाणुओं की गति से नहीं जी, परमाणु नहीं है। विद्युत चुंबकीय पथ से, चुंबकीय का मतलब ही नहीं है। अंतिम ध्यान से देखो, कैथोड से एनोड के बीच इलेक्ट्रॉनों की गति से, किसके गति से? कैथोड से एनोड से बीच में किसकी गति? इलेक्ट्रॉनों की गति। बिल्कुल सही बात है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का क्या है? प्रवाह है। ये इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं एक कण से दूसरे कण की ओर। और ध्यान रखना, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि से क्या बनते हैं? आयन बनते हैं। आयन भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी सही है इसका, और सही क्या है? ई भी सही है। लेकिन सबसे परफेक्ट क्या होगा? क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, ए और ई दोनों ये आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ध्यान रखना मूल क्या सिद्धांत है, बेसिक क्या कहता है? मूल कहता है जी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। हम इलेक्ट्रॉन से कमी या वृद्धि को आयन बनाते हैं, ना कि आयन से इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इसका जो मेन जो निकलेगा वो आपका अंतिम ही आएगा, कैथोड से एनोड के बीच में किसकी गति? इलेक्ट्रॉन। यदि ऑप्शन चौथा नहीं होता, पांचवा नहीं होता, तो आपका आयनों की गति सही होता। लेकिन ये देने का मतलब ही यही था, कारण ही यही था। देखो पेपर के पैटर्न को समझो। पहला क्वेश्चन वो जो आपके दिमाग में आता है, लेकिन वो कभी भी सही नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आगे वाले टेस्ट में वही सही हो, ये भी कुछ वो नहीं है, फिक्स नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भी आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झूठ पकड़ना है भी। इलेक्ट्रोलाइट में से जल मिलाना अनिवार्य है। इलेक्ट्रोलाइट में जल मिलाना जरूरी है क्या? कोई शुष्क सेल के अंदर कौन जल मिलाता है? गलत, पहला गलत। सेल केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, गलत, बिल्कुल नहीं है। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकता है, ये भी हमने पढ़ा, तो ये भी गलत।
रासायनिक सेल निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के द्रव्यमान को बढ़ाकर सेल की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, द्रव्यमान में वृद्धि करके सेल की क्षमता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फैराडे के वैद्युतिक अपकरण का पहला नियम कहता है M समानुपाती I इंटू टी, यानी कि द्रव्यमान पर ही धारा और समय क्या करता है, भी निर्भर करता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। प्राइमरी सेलों की अपेक्षा सेकेंडरी सेल निम्न भार पर उच्च दक्षता के साथ कार्य करने के योग्य नहीं होते। ध्यान रखना, सेकेंडरी सेल है वो ज्यादा भार के लिए बनाए जाते हैं, ना कि निम्न भारों के लिए। लोड लगाओगे नहीं उस पर, ऐसे सेल ला के रख दिया, पैसे लगा दिए, वो कंजप्शन ज्यादा कर लेगा, आप उससे आउटपुट ही बहुत कम ले रहे हो, तो कहां से एफिशिएंसी ज्यादा दे देगा वो। अंतिम में एक रासायनिक सेल की रासायनिक अभिक्रियाएं तापमान बढ़ोतरी होने पर अत्यंत धीमी हो जाती है। नहीं जी, सेल जब तापमान बढ़ोतरी करेगा, सेल के तापमान में जब बढ़ोतरी होगी तो रासायनिक क्रियाएं तीव्रता से होने लगती है, बढ़ने लगती है। गर्मियों और सर्दियों के अंदर बैटरी जो है उसका चार्जिंग लेवल, डिस्चार्जिंग लेवल वो अलग अलग होता है। बाकी आगे चर्चा करेंगे अपने कभी। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक लागत कुशल परिपथ कौन सा है? लागत कुशल का मतलब इसमें कीमत क्या लगे, भी कम लगे, पैसे क्या लगे, कम लगे। तो श्रेणी परिपथ, समांतर, मिश्रित, ए व बी दोनों, ए बी सी तीनों। तो लागत कुशल का मतलब इसमें कम से कम चीजें लगे। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास 3 लैंप है, कितने लैंप है? 3 लैंप है, और इनको लागत कुशल जोड़ना है, तो कहते हैं सबसे आसान रहता है श्रेणी जी। सिर्फ एक तार का टुकड़ा चाहिए, तीनों के तीनों लग जाएंगे। यदि इन तीनों को जोड़ना हो किसमें भी, समांतर में, इस प्रकार से, तो हमें लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। किसकी भी, तारों की लंबाई बढ़ जाती है, किसकी, तारों की। तारों की लंबाई, पैसे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखना, इतने से टुकड़े में तीनों लैंप श्रेणी में जुड़ सकते हैं, लेकिन समांतर में जोड़ने के लिए हमें लेंथ क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी बढ़ानी। तो लागत कुशल परिपथ की बात की जाए तो वो कौन सा परिपथ होता है? श्रेणी होता है। नेक्स्ट है, कौन सी एक ऊर्जा की इकाई है? इनमें से ऊर्जा की इकाई छांटनी है तो वाट सेकंड, वाट सेकंड। शक्ति समय, आपने क्या देखना है? शक्ति समय, शक्ति इंटू समय, बिल्कुल ये भी ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी भी ऊर्जा की इकाई, उसमें ऊर्जा की इकाई कैलोरी है। एचपी घंटा, एचपी शक्ति की, घंटा समय, तो ये भी ऊर्जा की इकाई है। मेगा जूल, जूल आ गया, मेगा मोगा चाहे लगाओ ना लगाओ, जूल ऊर्जा की इकाई है। तो उपरोक्त सभी किसकी इकाइयां हैं? भी ऊर्जा की। नेक्स्ट आपका सवाल देखते हैं, प्रदर्शित चित्र में परिपथ की कुल शक्ति का मान क्या होगा? टोटल पावर आपको इसके अंदर ज्ञात करनी है। तो किरचॉफ के नियम से भी कर सकते हैं, बहुत आसान भी है। तो 10 और 20 ओम के दो प्रतिरोध कौन से क्रम में? अभी समांतर क्रम में। और यहाँ एक धारा स्रोत है, वो बता रहा है कि जिन दोनों की कुल धारा कितने एम्पेयर है? 1 एम्पेयर है। तो अब कुल शक्ति का मान कैसे ज्ञात करें? तो शक्ति ज्ञात करने के बहुत सारे सूत्र होते हैं हमारे पास। आंकड़े देखो क्या है हमारे पास, आंकड़ा है प्रतिरोध यानी कि R, और धारा है यानी कि I। तो शक्ति ज्ञात करने का एक सूत्र है P बराबर I स्क्वायर R। बस हमें यही देखना है, I की स्क्वायर, I कितना है? 1 की स्क्वायर इंटू R। R कितना है? R हमारे पास दो समांतर में जुड़े हैं, तो समांतर में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस में R2, ये लगा सकते हैं। तो इधर 1 की स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगी, गुना करेंगे किससे भी? R1 की वैल्यू कितनी? 10, R2 की वैल्यू कितनी? 20 बटा में 30, दोनों को योग कर दिया तो ये हो गया आपका 200 बटा में 30। 1 0 से 1 0 कट गया। अभी 20 में 3 का भाग लगाओ तो उत्तर आएगा 6.666666 चलता ही रहेगा। ये आ गया उत्तर आपका वाट में, तो सही हो जाएगा आपका 6.6666 वाट, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी देखते हुए अब नेक्स्ट सवाल आपका कि नेक्स्ट है कि प्रदर्शित चित्र में धारा स्रोत के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा? यानी कि आपको इस जगह पर यहाँ पर वोल्टेज बतानी है कितनी होगी। तो किरचॉफ का धारा नियम लगा के हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आपका मेन नोड कह सकते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज मान लेते हैं VA। यहाँ पर रेफरेंस नोड पे वोल्टेज क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। रेजिस्टेंस बीच में एक दोम का लगा हुआ है, इसकी धारा 5 एम्पेयर है, 10 वोल्ट की वोल्टेज आरोपित है। और किरचॉफ का धारा नियम कहता है कि I1 प्लस I2 बराबर होगा 0 के, क्योंकि I3 I4 तो है ही नहीं, दो ही धाराएं हैं हमारे पास, एक 2 ओम के प्रतिरोध की और एक 5 ओम की। तो बहुत ही आसानी से I बराबर I1 मानने पड़ेगी हमें। ये मान लेते हैं दो धाराएं, इसको मान लेते हैं I1 और ये मान लेते हैं हम I2। डायरेक्शन आप कुछ मर्जी मानो, संधि से दूर जाती हुई, संधि के पास आती हुई, मैटर नहीं करता है। वोल्टेज और करंट सोर्स की आपको डायरेक्शन उसी के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। तो I1 क्या हो जाएगा? भी ओम के नियम से I बराबर V बटा में R। अब ये जो R है 2 ओम का, ये किसके बीच में जुड़ा है? ये इस VA से जुड़ा है। किसके बीच में? इस 10 वोल्ट के सोर्स के बीच में। तो ये जुड़ा है VA से। शुरुआत कहां से हुई? VA से। अब हमारे द्वारा मानी गई धारा की दिशा और स्रोत की धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो ये वोल्टेज माइनस में लेंगे तो VA माइनस 10 बटा में 2 ओम का प्रतिरोध है तो 2 प्लस में। अब इस ब्रांच की धारा में दी गई है तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखनी है डायरेक्शन क्या है। हमने जो डायरेक्शन मानी है और यहाँ से जो धारा आ रही है दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो ये जो
5 आएगा, ये किसका आएगा अभी, ये माइनस का 5 आएगा, ये किसका 5 आएगा, माइनस का 5 आ गया। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके बटा में 1 लगा सकते हैं, लघुत्तम आ गया 2, 2 से 2 कट गया 1 पे, 1 2 का 2 में भाग दिया 1 पे गया, तो ये बच गया यहाँ पे VA माइनस 10, प्लस में 1 में 2 का भाग लगाया कितने पे गया 2 पे, तो 5 का 2 से गुणा किया तो यहाँ पे बच गया माइनस का 10, माइनस का गुणा माइनस से किया तो ये क्या, सॉरी प्लस का गुणा माइनस से किया, तो इसको जब सॉल्व किया तो बचा हमारे पास VA माइनस 10 बराबर क्या बचा अभी 0, और VA बराबर बच गया हमारे पास माइनस का 20 बराबर 0। इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास VA बच जाएगा कितना वोल्ट भी 20 वोल्ट, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना भी 20 वोल्ट। तो ये था सवाल नंबर 33। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे भी। नेक्स्ट है प्रदर्शित डायग्राम में यदि दोनों प्रतिरोधक कुल 2 किलोवाट की शक्ति लेते हो तो आरोपित वोल्टेज का मान क्या होगा। तो ये भी 2 किलोवाट का नहीं, ये कुल शक्ति जो ले रहे हैं वो है 2 किलोवाट की, कितनी है भी 2 किलोवाट, दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये भी 1 किलोवाट की शक्ति ले रहा है, ये भी 1 किलोवाट की शक्ति, और दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो कुल आपको वोल्टेज का मान, यहाँ वोल्टेज कितनी है वो ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, समान मान के 2 प्रतिरोध है तो 10/2 यानी कि RT कितना आ गया आपका 5 ओम, शक्ति कितनी है अभी आपकी 2 किलो वाट, और आपको ज्ञात करना है V, और V बराबर होता है P इंटू R का अंडर रूट, फॉर्मूला है पेयर व्हील के अंदर मिल जाएगा। P आपको दे रखा है भी 2000 यानी कि 2 किलोवाट, गुणा में R रेजिस्टेंस आपका आ गया 5, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया भाई, इसका अंडर रूट है सॉरी, ये आ गया आपका 10,000 का अंडर रूट, 10,000 का जब अंडर रूट करोगे तो ये आएगा आपका 100। तो हमारी आरोपित वोल्टेज जो यहाँ पे है वो कितने वोल्ट है भी 100 वोल्ट है, ऑप्शन में देख लो 100 वोल्ट कहाँ है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डरिंग में फ्लक्स का प्रयोग क्यों करते हैं, या सोल्डरिंग में फ्लक्स का प्रयोग करने का क्या कारण है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीकरण रुक सकता है, बिल्कुल जी ऑक्सीकरण रोकने में मदद करता है, जॉब साफ करने में मदद करता है, शोल्डर का बहाव सरल करने में मदद करता है, तो उपरोक्त सभी करने में मदद करता है कौन, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल के निर्माण के आधारभूत आवश्यकताओं में से एक कौन सी नहीं है, मेन हाँ या नहीं पे गौर किया करो। तो इनमें से पांचों में से ऐसा कौन सा नहीं है जो सेल निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता है, सेल के अंदर प्रयुक्त नहीं होता। सेल में एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्पिंडल होता है, क्या स्पिंडल शाफ्ट जिसे हम कहते हैं वो क्या सेल के अंदर होती है, नहीं जी, स्पिंडल सेल के अंदर प्रयुक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए औजार का निर्माण में किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया गया, कौन सा पदार्थ, पहले बताओ औजार कौन सा है। ये औजार है वाइस, वाइस यानी कि बांक जिसे हम कहते हैं, चीजों को पकड़ने के काम में आती है। ये बेंच वाइस, क्या है बेंच वाइस, और बेंच वाइस की जो बॉडी बनती है सारी की सारी वो बनती है आपकी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की। तो देख लो कहां कास्ट आयरन या कास्ट स्टील लिखा है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकाई धनावेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं जी विभवांतर। क्या करते हैं, विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच में यदि आपने धारा या आवेश प्रवाहित करवाना है तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव का अंतर यानी कि विभवांतर। नेक्स्ट है, एक शक्ति आपूर्ति स्रोत निर्गत से 0.6 वाट की शक्ति प्रदान करता है, इसे प्रदान करने के लिए स्रोत से 0.7 वाट की शक्ति लेता है, तो आपूर्ति स्रोत की दक्षता का मान क्या होगा। यहाँ एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, एफिशिएंसी ज्ञात करने का जिसका एफिशिएंसी का प्रतीक मीटा बराबर होता है क्या भी, आउटपुट बटा में इनपुट इनटू में 100, ये तो एफिशिएंसी का सूत्र है। ये आपकी क्या है भी, ये है आपकी आउटपुट, और ये बदले में क्या लिया उसने आउटपुट देने के लिए, इनपुट निकाल लो, बहुत आसान है। 0.6 बटा में 0.7 गुणा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हल कर लेना है, इसको हल करोगे तो लगभग 85.71% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, कार्य करने की जो इकाई है वो जूल है। द अदर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज सेम यूनिट इज, कि कार्य करने की जो इकाई, कार्य की जो इकाई है वो जूल है, और ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी इकाई भी जूल है या इसकी जैसी इकाई है, तो वो राशि कौन है भी। तो दो चीजें बातें याद रखना, ऊर्जा और कार्य है, दो चीजें कौन सी, ऊर्जा और कार्य है, इन दोनों की इकाइयां सेम होती है। तो यहाँ पे पावर नहीं है, फोर्स नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो क्या आएगा भी, एनर्जी। तो कार्य की इकाई दे रखी है, कार्य ऊर्जा की इकाई क्या होती है, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किया गया कार्य है जब, कार्य कब कहा जाता है कि आपका पूरा हो गया, तो देखते हैं क्या है। एक पिंड पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में विस्थापन दिखाता है। कोई वस्तु है, इसमें मैं बल लगा रहा हूं, बल लगाने से यदि विपरीत दिशा में मैंने धक्का इधर मारा रही है, इस तरफ आ जाए तो कार्य होता है क्या, नहीं जी, विस्थापन होना चाहिए बल की दिशा में, तो गलत।
पिंड उसी दिशा में विस्थापन दिखाए जिस दिशा में बल लगाया जाए, बिल्कुल सही बात है, बी आएगा जी। पिंड लगाए गए बल के लंबवत दिशा में विस्थापन दिखाता है। बल यूं लगा रहे हैं, ये यूं चला गया 90 डिग्री के एंगल पे, तो ऐसे नहीं होता, भी ध्यान रखना, तो ये भी गलत हो जाएगा। पिंड का द्रव्यमान लगाए गए बल के कारण कम हो जाए, एक जोर से थोड़ा मारा, पिंड का द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम नहीं होता, ध्यान रखना। द्रव्यमान पिंड का उतना ही रहेगा, बल चाहे लगाते रहो, लेकिन हाँ टूट सकता है, टूट के टुकड़ों में बढ़ सकता है, लेकिन पदार्थ की आकृति बिगड़ जाएगी वहां पे, लेकिन उसको हम कार्य नहीं कह सकते भी। तो डेफिनेशन जो है कार्य की कि बल की दिशा में विस्थापन होना, ठीक है ना, बल की दिशा में विस्थापन होना ही क्या कहलाता है, कार्य, तो 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 दिन के समय में एक वैद्युतिक भार 18 किलोवाट घंटे की खपत करता है। कईयों को क्या है, स्क्रीनशॉट भेजे 18 के आगे कुछ नहीं था, भी वो टाइम यहाँ पे आता है, मैंने चेक करके ही पेपर भेजा था, मैं सोचता था शायद आप लोग समझ जाओगे। तो 18 किलोवाट घंटे की खपत करता है, तो एक दिन की औसत खपत क्या होगा, तो 14 दिन में 18 किलोवाट कर रहा है, एक दिन का निकाल लो। 14 दिन में कितने किलोवाट कर रहा है, 18, तो एक दिन का कितना आएगा, 18 किलोवाट है, दिन कितने हैं 14, तो यहाँ पे एक का आ जाएगा, 14 में 18, 18 में 14 का भाग दे दो, तो ये गया आपका 9 पे, ये गया आपका 7 पे, 9 में 7 का भाग दो, 1.28 kWh आ जाएगा भी। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी एक अति धारा आरक्षण हेतु निम्न वोल्टा परिपथों की सबसे कम खर्चीली युक्ति है। अति धारा ओवर करंट से सुरक्षा देने वाली सबसे सस्ती युक्ति कौन सी है, तो रिवायरेबल फ्यूज, वो फ्यूज होता है जो सबसे क्या पड़ता है, सस्ता। घर में तारे तुरे पुरानी पड़ी है, फ्यूज निकालो, उसके अंदर वही तार लपेट के हम डाल देते हैं, ओरिजिनल भी लेके आएंगे तो बाकी से बहुत कम पड़ेगा। आइसोलेटर की कीमत भी ज्यादा होती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर तो और भी महंगा है, एयर सर्किट ब्रेकर, ये दोनों सेम ही कीमत के अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं, और सारे हो नहीं सकते क्योंकि फ्यूज रिवायरेबल सबसे सस्ता है। नेक्स्ट है आपका 1 अर्ग में जूल। यहाँ पे क्या है गड़बड़ करके कई जने, 1 जूल में बराबर होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। कार्य की छोटी इकाई ये भी कौन सी, अर्ग है। अगर आपने 10 की पावर 7 लगा दिया, आपका उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल में अर्ग 10 की पावर 7 होते हैं। मैंने अर्ग में जूल पूछे हैं, क्या पूछे हैं, अर्ग में जूल। तो 1 अर्ग बराबर होता है 1/10 की पावर 7 जूल के, यानी कि कह सकते हैं 10 की पावर -7 जूल के, तो उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शित चित्र में यदि आरोपित वोल्टेज 250 वोल्ट हो तो परिपथ की कुल शक्ति का मान क्या होगा। आपको टोटल पावर ज्ञात करनी है, बहुत आसान है, मिश्रित परिपथ है, ध्यान से देखो कितनी जल्दी हल कर सकते हैं। 10 ओम का प्रतिरोध, पहले तो टोटल रेजिस्टेंस हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले आरटी निकालना बहुत आसान, इतना मुश्किल दिया ही नहीं मैंने। 10 ओम 2 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में 10 और 2 मिलके कितने हो गए, 12। यहाँ पर इसको 1 को हटा देते हैं, एक ही रहेगा कितने का, 12 का। ये 12 और ये 6, ये 12 और ये 6 कौन से क्रम में भी, समांतर क्रम में। 12 और 6 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। हल कर लेते हैं, 12 × 6 बटा में 12 प्लस में 6, 12 6 72, 12 6 72 बटा में 18, 18 का भाग जब लगाएंगे 72 में कितने पे गया, 4। तो यहाँ तक आपका इस सारे को हल करने पर ये जो प्रतिरोध मिला ये कितने का मिला भी, 4 का। ये 4 और ये 8 कौन से क्रम में, ये 4 और ये 8 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ तक का प्रतिरोध इसको हटा देते हैं, ये कितने का बच गया, 12 का। ये 12 और ये 6 फिर कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। ये 12 और ये 6 कौन से क्रम में भी, या ये 12 ये 6 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फिर इसको हल किया, इतना सोल्व होने के बाद में इसका प्रतिरोध में वापस कितना मिला भी, 4। ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 दोनों कौन से क्रम में भी, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 4 की बजाय कितना रहेगा, एक ही प्रतिरोध, 8 ओम का। 8 और 8 दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में। इसको जब हल किया तो ये बच गया केवल कितने का, 4 का। अब ये 4 और ये 4 फिर कौन से क्रम में आ गए, 4 और 4 आगे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इन दोनों को हल किया तो एक ही मान लेते हैं, यहाँ ये प्रतिरोध कितने का बच गया भी, 8 का। 8 और 8 कौन से क्रम में, 8 और 8 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब इसको हल किया तो ये बच गया आपका 4 ओम का। 4 और 6 कितने ओम के भी, दोनों श्रेणी क्रम में आ गए, तो टोटल रेजिस्टेंस 8 ही आ गया भी। ऐसे सवाल करने का प्रयास किया करो। कितने ओम, 10 ओम। 10 ओम है और आरोपित वोल्टेज का मान आपको 250 दे रखा है, तो बहुत आसानी से आप शक्ति निकाल सकते हो। शक्ति पीटी बराबर या पी बराबर v² बटा में आर से आप पावर निकालेंगे अपने। इधर देख लेते हैं, v कितना दे रखा है भी, 250 × 250 बटा में जी 10, 10 से 0 उड़ा दिया, 25 25 625, 1 0 लग जाएगा, 6550 वाट आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आराम से करना, मैंने बहुत जल्दी से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सवालों में ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके ऐसे आ रहे हैं, थोड़े बहुत ही मुश्किल होते हैं, बाकी लगभग आसानी है।
नेक्स्ट देखते हैं, तांबे की तार में से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी यदि तार पर 10 वोल्ट की वोल्टेज के कारण 2 कूलम का चार्ज प्रवाहित हो रहा है। बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको यदि याद हो तो Q जो होता है, जो आवेश Q बराबर होता है N इंटू E। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आवेश आपका कितना है भाई, 2 कूलम का है, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करने हैं, N यही पड़ा रहने दो, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर आएगा 19 माइनस में वो भी। अब क्या करना है, N यही पड़ा रहने दो, तो आपका उत्तर जो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस की आ जाएगा, 1.6 का जब 2 में भाग लगाओगे तो ये आएगा 1.25। तो हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर 19 आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। नेक्स्ट आएगा, निम्न में से किस कारक, किस भौतिक राशि का मान स्थिर होना आवश्यक है जब हम ओम के नियम का अनुप्रयोग करें या उसका प्रयोग करें या उसको सत्यापन करें। तो तापमान बिल्कुल स्थिर होना जरूरी है, लंबाई भी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपकी तारें घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, कटाक्ष क्षेत्रफल भी हर तार का, हर घटक का सेम रहना चाहिए, आपूर्ति वोल्टेज भी क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी स्थिर होने आवश्यक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि प्रदर्शित चित्र में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है आपको, कितने वोल्ट का प्रदर्शित करे। डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखो, उत्तर पता लग जाएगा। ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ दिया किसके, एम्पेयर मीटर के। एम्पेयर मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम या अप्रोक्सीमेट यदि आदर्श मान के चलें तो क्या होता है अभी, 0। यहां पर यदि देखा जाए, यदि एक एम्पेयर मीटर को एक वोल्ट मीटर के अक्रॉस जोड़ दें या एक वोल्ट मीटर को एम्पेयर मीटर के अक्रॉस जोड़ दें तो ये वोल्ट मीटर जो होता है ये शॉर्ट हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई, शॉर्ट। और शॉर्ट युक्ति कार्य है, नहीं करती, वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं देगा, उसका रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तब वो पाठ्यांक दिखाता है। यहाँ पे तो वोल्ट मीटर शॉर्ट ही कर दिया, शॉर्ट कर दिया तो ये कोई वोल्टेज प्रदर्शित नहीं करेगा, ये 0 वोल्टेज प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, IR ड्रॉप का बीजगणितीय योग चिन्ह निर्भर करता है। IR ड्रॉप का बीजगणितीय चिन्ह, IR ड्रॉप का बीजगणितीय चिन्ह का मतलब है प्लस या माइनस। बीजगणित के अंदर जो निशान प्रयोग किया जाता है प्लस माइनस गुणा भाग, जो IR ड्रॉप का है वो प्लस माइनस गुणा भाग तो नहीं होता, लेकिन प्लस और माइनस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। आपके जो किरचॉफ के नियमों में हम वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव या पॉजिटिव लेते हैं वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, पहला है बैटरी के कनेक्शन पर। किस पर, बैटरी के कनेक्शन पर। कोई लेना देना नहीं है बैटरी के कनेक्शन से। धारा प्रवाह की दिशा पर, प्रतिरोध के मान पर, जंक्शन की संख्या पर, प्रतिरोधकों के संयोजन पर। तो मेनली ये डिपेंडेबल है किस पर भी, धारा की दिशा पर। किसकी दिशा पर, धारा की दिशा पर। अब कहीं कहीं जी बैटरी के कनेक्शन बदल दें तो भी धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या किरचॉफ ने बैटरी से संदर्भित करके नियम दिया था क्या, नहीं। किरचॉफ के नियम में कई बार सिर्फ वोल्टेज ही लिखाई जाती है, यूं ये लो जी यहाँ पे 10 वोल्ट, कोई बैटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इसमें प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, धारा हमें माननी पड़ती है, ध्यान रखना। तो यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, तो निर्भर करती है धारा प्रवाह की दिशा पर। यह है निम्न एक औजार दिया, कई जने कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, इस औजार को कुछ और समझ बैठे। ध्यान रखना, जितने औजार मैंने अब तक टेस्ट में दिए हैं आपको, जो प्रश्न औजारों संबंधित दिए, इतने आसान नहीं दिए हैं कि आसानी से उत्तर निकाल लोगे। आप जिस चीज को नोज प्लायर समझ रहे थे वो रिंग लॉक प्लायर निकला था, और आप जिसको क्रिम्पिंग टूल समझ रहे हो वो ये सारा काम ही कर सकता है। ध्यान रखना, क्योंकि ये मल्टी यूज वाला क्रिम्पिंग टूल कह सकते हो, मल्टी यूज प्लायर भी कह सकते हो। तो प्रदर्शित औजार का क्या कार्य है, तो इस औजार की संरचना ध्यान से देखो, कितने सारे इसके अंदर खांचे, कितने सारे तरह के तरीके दिए हुए हैं इसके अंदर। तो लग्स को क्रिम्प करना, बिल्कुल लग्स को क्रिम्प करने के लिए है ये वाला एरिया, ये लग की क्रिम्पिंग के लिए है, ये इतना सा ये एरिया लग की क्रिम्पिंग के लिए है। तारों के आवरण को उतारना, तो ये वाला एरिया है तारों को छिलने के लिए, अलग अलग माप की तारों को यहाँ से छिला जा सकता है। तारों को काटना, ये आगे वाला हिस्सा तारों को काटने के लिए है। नेक्स्ट दे रखा है मैट्रिक पेच को काटना, जो आपके पेच होते हैं चाहे वो वुडन हो, कैसे भी हो, मैट्रिक प्रणाली के अंदर अलग अलग साइज के आते हैं, जैसे कि आ गया M10 आ गया, M3 आ गया, तो तरह तरह के होते हैं। उनकी लेंथ यदि कहीं बड़ी हुई है उसको काटने के लिए ये देखो ये होल बने हुए, इनके अंदर पेच को फंसाओ, इसको दबा दो, पेच कट जाएगा। तो ये सारे काम कर सकता है, ये उपरोक्त सभी काम कर सकता है। तो ये था आपका शनिवार वाला टेस्ट। इसके अंदर आपको यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। जो आपका रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भेज दूंगा। हाँ, 3 प्रश्नों के उत्तर जो थे वो आपको थोड़े आंसर की में अलग थे और मैंने अलग लगा दिए थे, सॉरी
हाँ, 3 प्रश्नों के जो उत्तर थे वो आंसर की के अंदर गलत लगे हुए थे, उसको हमने यहाँ पर सही कर लिया है। तो जिन बच्चों के वो प्रश्न गलत हो गए हैं वो अपने नंबर बढ़ा लेना। हर प्रश्न सही होने पर आपके नंबर अब 3 नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ाने हैं आपको? 4 नंबर बढ़ाने हैं। तो जिनके वो तीनों के तीनों सही हैं उनके 12 नंबर बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन यदि वो आपका गलत हुआ, यदि वो एक आपका गलत हुआ तो आपको नेगेटिव में मिला भी कितना? 1 नंबर। 2 गलत हुए तो नेगेटिव में कितने मिल गए? 2 नंबर। 3 गलत हुए नेगेटिव में कितने मिल गए? 3 नंबर। तो 3 नंबर तो आपके कट गए, ठीक है। अब वो 3 यदि सही होते हैं तो वो 3 कटे हुए भी वापस आएंगे और बाकी 3 के 3 यानी कि 9 नंबर वो भी मिलेंगे। तो टोटल नंबर कितने बढ़ाने हैं? यदि वो 3 आपके सही हैं तो 12 नंबर। मैं मेरिट जो लिस्ट निकाल रहा हूँ उसमें मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। टेस्ट हमने दे दिया, वो सबमिट हो चुका है। उस तारीख के बाद में हम टेस्ट में कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ना ही रिजल्ट में फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग अपने नंबर 12 बढ़ा के चलना जिनको वो तीनों के तीनों सही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।